Hello students, how are you? Students, we were talking about the chapter 6, that is management of natural resources. और इस चैप्टर में हमने बेटा आपको अभी तक जो स्टडीज़ कराई हैं उसमें केस स्टडीज़ कराई थी, फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं ये बताया था, और इसके साथ साथ आपको बताया था हमने कि एनवायरनमेंट को हम कैसे एनरिच कर सकते हैं, कैसे अपने नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करें जिससे आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी उस रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर पाए जो कि हम लोग आज इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए टॉपिक की तरफ चलेंगे एंड द न्यू टॉपिक इज़ वाटर। एज यू ऑल सी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक दैट इज़ वाटर फॉर ऑल। सभी के लिए वाटर अवेलेबल हो, कैसे अवेलेबल हो, ये वाटर बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे इसके बारे में कि वाटर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या क्या ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिससे हम इस वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज़ वाटर फॉर ऑल। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फॉर अस। वाटर का इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि हमारी पूरी बॉडी 90%, 80 to 90% वाटर कंटेंट के साथ बनी हुई है, और वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये वाटर रिटेन रहे हमारी बॉडी में। बिना वाटर के डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं और बहुत सारी तकलीफ़ें हमारी बढ़ जाती हैं अगर वाटर की अवेलेबिलिटी ना हो तो स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले जानेंगे कि क्या क्या सोर्सेज हैं वाटर के लिए जिनसे हम वाटर को ऑब्टेन कर सकते हैं, वाटर को ले सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको सोर्सेज के बारे में अगर डिस्कस करूं तो वाटर के सोर्सेज के बारे में सबसे पहले आप जानते ही हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारे लिए रेन वाटर। रेन वाटर के अलावा हमारे पास पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, अंडरग्राउंड वाटर है, ग्लेशियर्स हैं। ये सारे सोर्सेज हैं वाटर के लिए, वाटर के जिनसे हम वाटर को यूज़ कर लेते हैं, उनसे यूटिलाइज़ कर लेते हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर इन इंडिया इज़ जस्ट द रेनफॉल, और इसी रेनफॉल पर काफ़ी ज़्यादा हम डिपेंड रहते हैं, हमारे फार्मर्स डिपेंड रहते हैं, क्योंकि इरिगेशन की व्यवस्थाएं उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है हमारे पास जितनी कि एडवांस कंट्रीज़ में हैं। तो वी आर नॉट टोटली बट in majority we can say that we are just dependent upon the rain water for the farming, for our agricultural practices। ठीक है, तो रेनफॉल भी बहुत अच्छी पड़ती है इंडिया में, रेनफॉल इज़ क्वाइट गुड। कभी कभी ऐसा होता है कि ड्रॉट आ जाती है, लेकिन वो एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में होता है। बट डिस्पाइट ऑफ गुड रेन्स, अच्छी रेन्स के बाद भी वी आर नॉट फुलफिलिंग आवर रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। जो हमारी वाटर की रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सबसे पहला रीज़न हमारे पास ये है कि डिस्पाइट ऑफ गुड रेन्स वी आर नॉट एबल टू कलेक्ट द वाटर। रीज़न, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हमारे पास कोई व्यवस्थाएं नहीं है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हो गया है आज के मॉडर्न टाइम्स में, जिससे रेन वाटर को कम से कम हम हार्नेस कर सकते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो लगातार चेंज हो रही है। इट इज़ एज्यूम्ड दैट आ विलेजर और द लोकल पीपल residing in the village is using almost 25 liters to 30 liters of water। लेकिन यदि हम एवरेज निकालें किसी अर्बन लोकलाइट का, यानी कि जो शहरों में रह रहे हैं व्यक्ति, तो पर पर्सन वो निकल के आता है 500 से 700 लीटर पर डे का कंज्यूम करने का वाटर का। तो बहुत ज़्यादा है। तो हमारी जो लाइफ स्टाइल है, चेंजिंग लाइफ स्टाइल है, वो भी बहुत ज़्यादा इस पर फोकस कर रही है कि हम वाटर को ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हैं, वाटर को ज़्यादा इकट्ठा ना करते हुए ज़्यादा उसका कंजम्पशन कर रहे हैं। ठीक है,
तो जो जितनी डिमांड है हमारी वो रेन वाटर से पूरी नहीं हो पाती है। इसके अलावा वी आर वाचिंग कंटिन्यूसली दैट जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे खेत वगैरह हैं, वो धीरे धीरे करके कम करते जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू श्रिंक एवरी टाइम। तो उनकी जो श्रिंकेज हो रही है वो श्रिंकेज का कारण ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है लगातार, इंडस्ट्रीज़ लगातार सेटअप हो रही हैं, लगातार बिल्डिंग्स बन रही हैं। द लैंड अंडर द कल्टिवेशन इज़ रिड्यूसिंग क्वाइट अ लॉट, धीरे धीरे करके वो रिड्यूस हो रही है, जिससे जो सरफेस है पूरे प्लांटेशन का वो नहीं रह पा रहा है। अब प्लांटेशन के सरफेस से क्या मतलब है? प्लांटेशन जहाँ पर होता है तो रूट्स के सारा वाटर सीप कर जाता है, इट गोज़ इनटू द अंडरग्राउंड वाटर और वो कलेक्ट किया जा सकता है। तो प्रॉपर रेन वाटर की व्यवस्था नहीं है हमारे पास, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं है हमारे पास, हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, हमारे पास वेजिटेशन कवर कम है। इसकी वजह से डिस्पाइट ऑफ गुड रेंस, अच्छी रेंस के बावजूद भी हम लोग उस वाटर को संचय यानी कि इकट्ठा नहीं कर पा रहे, जो कि हमको कर लेना चाहिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा। ठीक है, तो ये बात हो गई कि कैसे हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेन वाटर को कैसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर की। ग्राउंड वाटर को कैसे मैनेज करें? नॉर्मली ये देखा गया है कि आजकल हम लोग सभी समर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, सबमर्सिबल पंप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। गांव में आप जाके देखें तो लगातार ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये ट्यूबवेल्स हैं, समर्स हैं, इनसे हम लगातार एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वाटर को। तो धीरे धीरे करके जो वाटर लेवल है वो हमारा नीचे होता जा रहा है, काफ़ी कमी आती जा रही है, जिसकी वजह से उस कमी की वजह से हम लगातार उस वाटर को नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इरिगेशनल मेथड्स की भी बात करें, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इरिगेशन मेथड्स में हम लोग जो ट्रेडिशनल 2 तरीके के इरिगेशन मेथड्स हैं, इरिगेशन मेथड्स 2 तरीके के हैं। एक तो है ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड जो हम लगातार करते आ रहे हैं, ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड, और एक है हमारा एडवांस्ड यानी कि मॉडर्न इरिगेशन मेथड। ठीक है, तो ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड्स में हम लोग टैंक्स वगैरह बहुत ट्रेडिशनली जो यूज़ करते हैं, ये टैंक्स बना लेते हैं। खेत के पास अगर कोई रिवर जा रही हो तो वहाँ से पानी को काट के अपने खेतों में सप्लाई कर देते हैं। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, लेकिन एडवांस मेथड जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आज के टाइम में, और इसमें स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ये सारे सिस्टम जो हैं वो इरिगेशन में पानी को बहुत कम लेकर और पूरा इरिगेशन प्लांट्स को दे सकते हैं। तो ये अच्छे इरिगेशन मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। पूरी पाइपलाइन बिछा दी जाती है पूरे खेत में, और ड्रिप सिस्टम में एक एक बूंद करके पानी जो है वो खेतों में दिया जाता है, जिससे पानी की जो कंजम्पशन है वो काफ़ी कम हो जाता है, और साथ ही साथ में हमारे जो प्लांट्स हैं वो इरीगेट भी हो जाते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड कंसेप्ट फॉर द टाइप्स ऑफ इरीगेशन। लगातार हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे वाटर का कंजम्पशन है उसको हमको रिड्यूस करना है, सो दैट मोर वाटर कैन बी यूज्ड बाय समबडी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एक कंसेप्ट और आता है, फॉर्मेशन ऑफ डैम्स और रिवर। डैम्स का कंस्ट्रक्शन। डैम्स क्या होते हैं? हाई राइज डैम्स बनाए जाते हैं रिवर्स के ऊपर, और वहाँ से पानी को नीचे डाला जाता है, यानी कि उस पानी को फिर फ्लो कराया जाता है ऊंचाई से नीचे की तरफ। रिजर्वर उनके होते हैं डैम्स के, वो काफ़ी ऊंचाई पे बनाए जाते हैं, वहाँ से पानी को नीचे गिराया जाता है। तो ये डैम्स जो हैं उससे इरिगेशन काफ़ी अच्छा हो सकता है, और इरिगेशन सिस्टम पूरा हम अगर उसको मैनिपुलेट करें तो काफ़ी ज़्यादा इरिगेशन और काफ़ी सरल तरीके से इरिगेशन उसका किया जा सकता है। लेकिन जो डैम्स होते हैं वो बनाने बहुत ज़रूरी हैं। आपने बहुत सारे डैम्स के नाम भी सुने होंगे, सरदार सरोवर डैम है ना, टेहरी डैम रिवर गंगा पर रिसेंटली बनाया गया है। ठीक है, भाखरा नांगल डैम सबसे बड़ा डैम है इंडिया का। तो ये सारे डैम्स जो हैं उनको बनाने का कॉज क्या है, क्यों उन डैम्स को बनाया गया? देखिए, डैम्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस भी रखते हैं, हमारे लिए मेरिट्स भी लेके आते हैं। डैम्स के मेरिट्स भी हैं, एंड डैम्स ऑल्सो कंटेन डीमेरिट्स।
नुकसान भी हैं और फ़ायदे भी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेरिट्स की, डैम्स की। डैम्स के मेरिट्स की बात करें तो डैम्स जो हैं जहाँ पर भी बनाए जाते हैं वहाँ पर फ्लड्स को कंट्रोल किया जा सकता है। फ्लैश फ्लड्स नहीं आती वहाँ पर, बाढ़ को कंट्रोल किया जा सकता है, पानी को बहुत ज़्यादा मात्रा में बहने से रोका जा सकता है विद द वर्च्यू ऑफ दिस डैम्स। ठीक है, तो डैम्स जो हैं उनके मेरिट्स ये हैं कि वो बाढ़ को बचाते हैं। दूसरा, अगर डैम से चाहें तो पूरा इरिगेशन सिस्टम जो है एक मैनिपुलेट किया जा सकता है विद द मीन्स ऑफ द कैनल्स। इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम, ये जो नहर परियोजना चलाई गई थी इंदिरा गांधी के नाम से, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है आज पूरे प्रॉपर इरिगेशन करने के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ यदि हम डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट्स बहुत सारे हैं। हाँ, एक बात और रहेगी यहाँ पर मेरिट्स में कि डैम्स के बाद हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स भी लगा सकते हैं डैम्स में, जिससे बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस विद द वर्च्यू ऑफ द डैम्स। अब बात करते हैं इनके डीमेरिट्स की, नुकसान क्या है। देखिए, 3 लेवल पर 3 कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो डीमेरिट्स की तरफ ले जाते हैं। आइए सीखते हैं इसके बारे में। डैम्स की डीमेरिट सबसे पहले जो है वो बनाती है सोशल प्रॉब्लम्स को अराइज कराती है। द सोशल प्रॉब्लम्स अराइज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ पार्टिकुलर डैम। क्यों होती है ये सोशल प्रॉब्लम? सोशल प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि डैम्स जहाँ पे बनाए जाते हैं वहाँ बहुत बड़े एरिया में रिजर्वर बनाया जाता है, और रिजर्वर जब बनाया जाता है तो वहाँ से ह्यूमन सेटलमेंट्स को हटाया जाता है। जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं वहाँ से उसको हटा दिया जाता है। तो वहाँ लोगों को हटा तो दिया जाता है लेकिन उनको कंपेंसेट नहीं किया जाता, उनको पूरी तरीके से कंपेंसेशन नहीं दिया जाता है, मुआवजा नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। उनको रिहेबिलिटेट नहीं किया जाता, उनको फिर से दोबारा से बसाया नहीं जाता, जिससे सोशल प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी अराइज हो जाती हैं। ये क्या है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स? देखिए, जहाँ पर डैम्स बनाए जाते हैं वहाँ पर सारे पेड़ पौधे जो होते हैं उन सबको वहाँ से हटाया जाता है, और हटाने के बाद वहाँ पर जितने भी फ्लोरा और फोना, फ्लोरा भी यानी कि प्लांट्स भी और फोना मतलब एनिमल्स भी, इन सबको वहाँ से हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल इम्बैलेंस होता है। ठीक है, और एनवायरमेंटल इम्बैलेंस होने का मतलब क्या है कि इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस वहाँ पर होना ही होना है। ठीक है, तीसरी जो प्रॉब्लम आती है दैट वाज कॉल्ड एज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हाई राइज डैम्स जो होते हैं उनको बनाने में बहुत खर्चा आता है, दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव, और इनका खर्चा इतना ज़्यादा होता है कि करोड़ों में उनको गिना जाता है। तो जो भी सरकार, जो भी गवर्नमेंट बनाती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, तो वहाँ पर उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है, एक बर्डन रहता है इन डैम्स के, हाई राइज डैम्स को बनाने के लिए जो खर्चा किया जाता है, जो एक्सपेंसेस आते हैं उनके लिए। तो ये यहाँ पर 3 मेन प्रॉब्लम्स बताई मैंने आपको डैम से रिलेटेड, और ये 3 प्रॉब्लम्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी हाई राइज डैम्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अगर हाई राइज डैम्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो इन तीनों समस्याओं का कोई समाधान नहीं होता है, लगातार ये समस्याएं उठती रहती हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड all the concept that I had told you. Thank you. Have a nice day to you.